क्वेश्चन है A एंड B आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। अगेन मैं अगर कंपेयर करना चाहूं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक टाइप है। वहां पे दो लिक्विड्स थे, यहाँ पे दो अलॉय दे दिए, सॉलिड्स दे दिए। तो A और B दो अलॉयज हैं गोल्ड और कॉपर के। इसका मतलब अलॉय A, इसकी मैं बात करूं तो इसमें भी गोल्ड है, कॉपर है, और अलॉय अगर B की बात करूं तो इसमें भी गोल्ड है और कॉपर है। अब मैं साइंटिफिक नेम AU नहीं लिखा है, गोल्ड और कॉपर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो A में भी गोल्ड और कॉपर है और B में भी गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing the metals in the proportion of 7:2 and 7:11। यानी A के अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है 7:2 और B के अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है 7:11। इतना क्वेश्चन में बता दिया। एक चीज क्वेश्चन और बोल रहा है कि इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय C, यानी जितने केजीज मैं A के ले रहा हूं, जितने भी उतने ही केजीज मैं B के भी ले रहा हूं और मैं इनको पिघला रहा हूं। जितना मैंने A का 10 किलो लिया, 20 किलो लिया या 100 किलो लिया, उतना ही 10 किलो या 20 किलो या 100 किलो B का भी लिया, उसको मैंने पिघलाया और उनको मैंने मिक्स करा। मिक्स करके मैंने एक तीसरा अलॉय बनाया C। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि C के अंदर गोल्ड और कॉपर का रेशियो या प्रपोर्शन क्या होगा। तो C के अंदर गोल्ड और कॉपर, इसका रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। A के कितने पार्ट्स लिए हैं मैंने, A के जितने भी पार्ट्स लिए हैं x केजीज, उतने ही मैं B के भी ले रहा हूं x केजीज। यानी इसका टोटल वेट और इसका टोटल वेट जो मैंने मिक्स किया है उसका रेशियो तो आ गया 1:1। सिंपल। अब हमसे बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका वेटेड एवरेज से निकालना चाहो वेटेड एवरेज से निकाल लो, एवरेज इसके लॉजिक से निकालना चाहो एवरेज इसके लॉजिक से निकाल लो, या फिर मिक्सचर्स के तरीके से निकालना चाहो तो मिक्सचर्स के तरीके से भी निकाल लो, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑपरेशन करना है, यहां पे एक रेशियो, यहां पे एक रेशियो है और यहां पे भी हमें रेशियो निकालना है। तो तीन डिफरेंट रेशियोज की बात चल रही है, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं चल रही, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे या जो हमने एग्जांपल्स उठाए थे उनमें हम देख रहे थे। तो रेशियोज की बात चल रही है, तो या तो फ्रैक्शनल वैल्यू में लेके जाओ या परसेंटेज में लेके जाओ या फिर रेशियो का बेस सेम कर लो तो काम हो जाएगा आपका। सो अगर हम रेशियो का बेस सेम करने की बात करें तो यहां पे टोटल पार्ट्स कितने हैं 9, यानी मान लेते हैं कि इधर से मैंने 9 किलो उठाया है और इधर पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, इधर पे हैं 18, यानी इधर से मैंने 18 किलो उठाया है। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई साहब, अगर आप इधर से 18 किलो उठा रहे हो तो इधर से भी 18 किलो उठाओगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है 1:1 के रेशियो में मिक्स किया है। और नहीं भी तो भी हमें पता है कि अगर हमें मिक्सचर्स का तरीका निकालना है तो जितना क्वांटिटी मैं इधर से उठाऊंगा इतनी क्वांटिटी मैं इधर से उठाऊंगा और इतनी क्वांटिटी बीच में भी होगी। सो इधर पे 9 किलो है, इधर पे 18 किलो, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को 18 किलो बनाना पड़ेगा। सो 18 किलो में बना लेता हूं। 9 को 18 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 18 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1 का, नीचे इधर पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 का। तो नए रेशियो जो बन के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 14:4 और इधर पे रेशियो क्या बन के आ रहा है 7:11। अब बोला है सीधा सीधा कि 1:1 के रेशियो में 1:1 के रेशियो में मैंने मिक्स किया, यानी सीधा सीधा प्लस करना है। एक दोस्त था इसके पास 14 गोल्ड था, एक और दोस्त आया 7 गोल्ड लेकर के आया। टोटल गोल्ड मेरा कितना हो गया 14 और 7 21 मेरा गोल्ड हो गया टोटल। इधर पे गोल्ड, इस पे कॉपर कितना था 4 पार्ट्स इसके पास कॉपर था, 11 पार्ट्स इसके पास कॉपर था, 11 और 4 टोटल 15 पार्ट्स का कॉपर आ गया। रेशियो निकाला 21 और 15, इसका रेशियो कितना आ गया 7:2। तो हमारा जो मिक्सचर बना गोल्ड और कॉपर का लास्ट वाला मिक्सचर, इसमें गोल्ड और कॉपर की जो रेशियो निकल के आ गई। सिंपल क्वेश्चन था। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर्स 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated 2 times. इस प्रोसेस को रिपीट किया गया 2 बार। How much milk is now contained by the container? ठीक है, करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंटेनर में पहले 40 लीटर का दूध था, मिल्क, वाटर। जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में दूध कितना था 40, वाटर कितना था 0, टोटल कितना था
40। पानी था ही नहीं, दूध ही दूध था, 40 का 40 टोटल हो गया। क्या किया, इस कंटेनर में से 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, पानी से। तो जब मैंने पहली बार ऑपरेशन किया तो 40 में से 4 लीटर चला गया, 40 में से 4 लीटर चला गया यानी कितना, 36। पानी में तो कुछ निकला ही नहीं है, और इधर से भी 4, टोटल में से कितना निकल गया, 4 लीटर निकल गया। टोटल में से जैसे ही 4 लीटर निकला तो बचा कितना होगा, 36। लेकिन टोटल में उनने 4 लीटर पानी वापस डाल दिया, तो टोटल 40 का 40 हो गया। और अब की बार पानी आ गया है कितने लीटर, 4 लीटर। इस प्रोसेस को इनने दोहराया, ये जो इनने अभी एक बार प्रोसेस कर दी ना, इस प्रोसेस को इनने रिपीट किया। कितनी बार रिपीट किया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट किया। तो एक बार ये हो गया, सेकेंड टाइम में क्या हुआ होगा, अब 4 लीटर निकल रहा है, लेकिन अब क्या 4 लीटर सिर्फ दूध निकलेगा, पॉसिबल है, सोच के देखो। एक पतीला भरा है, एक पतीले में दूध और पानी मिक्स पड़े हुए हैं, आपसे बोला जाए 1 लीटर निकालो, बड़ा पतीला है उसमें से बोला 1 लीटर निकालो, क्या पॉसिबल है आप सिर्फ दूध निकाल लो या सिर्फ पानी निकाल लो? यदि ऐसा पॉसिबल होता तो कोई भी दूध वाला मिलावट नहीं कर पाता। कॉमन सेंस से पॉसिबल ही नहीं है। दूध और पानी का मिक्सचर है, आप निकालोगे तो पूरा का पूरा मिश्रण निकलेगा। अब जो मिश्रण निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा, तो दूध और पानी का जो रेशियो है उसी रेशियो में मिश्रण भी निकलेगा। या फिर अगर फ्रैक्शन की बात करें या परसेंटेज की बात करें, तो जितना परसेंटेज आप मिक्सचर निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो 4 लीटर मिक्सचर, कितने में से, 40 में से। तो 4 लीटर का आपने मिक्सचर निकाला, कितने में से निकाला, 40 लीटर में से निकाला, इंटू 100, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल आउट किया एक बार में, 1 इंटू 10 यानी कि 10%। आपने टोटल मिक्सचर में से 10% निकाला। इसका मतलब 10% दूध का भी निकलेगा और 10% पानी का भी निकलेगा। जब आपने सेकेंड टाइम ऑपरेट किया होगा तो 36 का 10%, 36 का 10% कितना होता है, 3.6। 36 में से 3.6 चला गया तो बचा कितना, 32.4, 32.4। और 4 में से 10% यानी 0.4 चला गया तो बचा कितना, 3.6 बचा। लेकिन आपने वापस 4 लीटर का पानी और ऐड कर दिया, तो वापस आपने 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो मिक्सचर में से तो 4 लीटर निकला था, 4 लीटर वापस आ गया, यानी मिक्सचर तो 40 लीटर का 40 लीटर ही बचा रहा। दूध 36 था, इसका टोटल का 10% जा रहा था, तो दूध का भी 10% गया होगा, तो 36 का 10% यानी 3.6 चला गया। 36 में से 3.6 माइनस किया हमने तो 32.4 बचा। 4 में से 10% यानी 4 का 10% इज 0.4, 0.4 जैसे ही माइनस करते हो तो 3.6 बचा। लेकिन इसमें 4 लीटर आपने पूरा पूरा जोड़ दिया तो 4 और 3.6 यानी 7.6 लीटर अब आपके पास पानी हो गया मिक्सचर में, और टोटल मिक्सचर अभी भी 40 लीटर का 40 लीटर ही है। इस प्रोसेस को आपने एक और बार दोहराया, क्योंकि बोला है फर्दर रिपीट किया था 2 बार, यानी पहली बार करने के बाद हरकत 2 बार और करी गई थी, तो टोटल आपने जो ऑपरेशन किया वो 3 बार किया। तो तीसरी बार में क्या हुआ कि फिर 40 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से 4 लीटर आपने बाहर निकाला। तो 4 लीटर 40 का कितना परसेंट होता है, 10%। 10% जब टोटल का जा रहा है तो इसका भी 10% बाहर जाएगा और इसका भी 10% बाहर जाएगा। इसका 10%, 32.4 का 10% कितना होता है, 3.24, इतना बाहर चला गया। तो 32 में से 3 गया यानी 29 बचा, और 0.4 में से 0.24 गया तो 0.16 बच गया, इतना दूध आपका बच गया। एंड पानी के केस में 7.6 में से 10% बाहर चला गया यानी 0.76 बाहर चला गया, तो बचा कितना होगा, 6.84, 6.84 इतना बचा होगा। लेकिन आपने 4 लीटर पानी वापस ऐड कर दिया, 4 लीटर पानी वापस ऐड कर दिया, यानी टोटल आपका 40 का 40 ही हो गया होगा। सो फाइनली जो आपका मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर में दूध आ गया 29.16 और पानी निकल के आ गया 10.84 का, यानी इफेक्टिव मिक्सचर अभी भी 40 लीटर का ही बचा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस पूरे कर्मकांड के बाद लास्ट में दूध कितना बचा होगा। इस पूरे काम के बाद लास्ट में जो दूध बचा है वो बचा है 29.16 लीटर्स का। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत, सिवाय इस चीज के कि ये तरीका
प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अभी तो 2 बार था, अब मान लो 3 बार होता तो, मान लो 4 बार होता तो फिर क्या करते? तो क्या कैलकुलेट करते चले जाते पॉइंट्स में। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था ना कि बार बार कैलकुलेटर्स नहीं चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि बैंक की नौकरी हो चाहे एसएससी की हो, वहां पे होते हैं कैलकुलेटर्स नहीं चाहिए, एनालिटिकल लोग चाहिए। सो इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है, लेकिन एग्जाम में करने लायक तो कतई नहीं है। सो इसको किया कैसे? इसको करने का एक सिंपल तरीका है, वो सिंपल तरीका बेसिक एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? सो फॉर्मूला बहुत ज्यादा जुड़ेगा आगे जाकर के, अभी मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं कि किससे जुड़ेगा, लेकिन आप समझ लीजिए फॉर्मूला है फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इन ब्रैकेट 1 माइनस जितना भी आप रिप्लेस कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन जितने लीटर का है, टोटल सोल्यूशन जितने लीटर का है टू द पावर जितनी बार आपने ऑपरेशन किया, टू द पावर जितनी बार भी आपने ऑपरेशन किया। अब यहां पे एक सवाल कि फाइनल और इनिशियल क्या है? फाइनल और इनिशियल कुछ भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइनली पानी कितना होगा, तो इनिशियली पानी कितना था और उसके साथ ऑपरेट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा है कि फाइनली दूध कितना था, तो इनिशियली दूध कितना था उसके साथ आप ऑपरेट कर लीजिए। ठीक, रिप्लेस यानी जितने लीटर्स आप मिक्सचर के रिप्लेस कर रहे हो। टोटल वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में देके रखी है, नहीं दी हो तो वो भी फाइंड आउट हो सकती है। और एन डिनोट कर रहा है कितनी बार ऑपरेशन किया गया होगा, एन डिनोट कर रहा है कितनी बार ऑपरेशन किया गया होगा। अब एक चीज यहां पे एक लॉजिक अभी आपको लगाना चाहिए था, वो ये कि मैंने कहा कि पानी भी रख सकते हो। तो इनिशियली शुरुआत की अगर मैं बात की जाए तो शुरुआत में तो पानी 0 था, शुरुआत में तो पानी कितना था? 0 था। और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 0 ही आना है, आंसर तो 0 ही आना है। तो फाइनली भी पानी 0 हो जाएगा इस लॉजिक के हिसाब से, जबकि फाइनली तो पानी आ रहा है। सो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनिशियल और फाइनल में तो आप कुछ भी रख लोगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जो वैल्यू कम हो रही है वही हम यहां पे पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में दूध कम हो रहा था, तो इनिशियली जितना दूध था वो हम यहां पे पुट करेंगे, फाइनली दूध की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता कि पानी कम हो रहा होता, तो हम पानी को यहां पे पुट कर देते, क्योंकि यहां पे तो पानी इंक्रीज हो रहा था ना, हर ऑपरेशन के साथ पानी बढ़ता जा रहा था। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सिर्फ दूध पुट करते, बट किसी ऐसे क्वेश्चन में जहां पे पानी कम हो रहा होता और कोई दूसरी वैल्यू बढ़ रही होती, तो हम यहां पे पानी पुट कर सकते थे। ठीक है, तो प्लीज डोंट बी मिस्टेकन कि यहां पे कुछ भी पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहां पे आपको वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि कम हो रही है। क्लियर है? अगर इस के साथ हम इस क्वेश्चन को करें तो कैसे करेंगे? हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइनली दूध कितना बचा होगा, फाइनली दूध कितना बचा होगा वो तो हमें निकालना है ना, फाइनल ही यही तो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली दूध कितना था? 40 लीटर। रिप्लेस कितना कर रहे थे हम? 4 लीटर। कितना था टोटल लीटर? 40 लीटर। और कितनी बार ये पूरा खेल हमने खेला था? ये पूरा खेल हमने 1 2 3 बार खेला, टोटल 3 बार हमने ये ऑपरेशन किया, तो पावर में आ जाएगा 3। तो 4/40 इज 1/10, 4/40 1/10, 1 में से 1/10 गया यानी कि 9/10। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 की पावर 3, की पावर 3। अब 9 का क्यूब कितना होता है? 72, 729। और 10 का क्यूब कितना? 1000। और इधर पे हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 40 से। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरोस हैं, तो हमें केवल मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन से हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। 4 से कैंसिल आउट किया, 1 0। 700 इंटू 4 यानी 2800, तो ये आ गया। 20 इंटू 4 80, ये आ गया। 9 इंटू 4 36, ये आ गया। 6 8 3 11 1 1 9 2 2916 इसका प्रोडक्ट आया। और डबल जीरोस थे
तो एक इधर पे डेसिमल आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 29.16 लीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया 29.16 लीटर्स। फॉर्मूला सिंपल है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप जोड़ के देखना चाहो तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिमिलर है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R परसेंट की पावर n, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है उससे ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। क्यों हुआ ये जानने के लिए हमें रेशियो परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। ये जानने के लिए हमें परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों निकल के आ गया। जब हम परसेंटेज सीखेंगे तब हमें ये चीज समझ में आएगी। अभी फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स A and B in the ratio of 7:5. When 9 liters of the mixture is drawn off and container is filled with B, and then the ratio of A and B becomes 7:9, how many liters of liquid was contained initially? ठीक है, अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे मल्टीपल ऑपरेशंस के केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वेयरएज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही बार ऑपरेशन हुआ है, एक बार ऑपरेशन हुआ है तो वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि कोई ऐसी चीज याद या रटने की जरूरत नहीं है जो कि एक या दो क्वेश्चन में लगती हो। चीजें ऐसी याद करी जाती हैं या समझी जाती हैं जो जिनका यूसेज बहुत वास्ट हो और बहुत वर्सेटाइल हो, वो बहुत जगहों पे लग पाए। इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला जब आपको बताया तो मैंने इसको कोरिलेट करके बताया कि ये अमाउंट का भी फॉर्मूला होता है। इस यहां पे हो क्या रहा होता है कि प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है, प्रिंसिपल बढ़ रहा होता है, वेरएज यहां पे अगर हम देखें तो कोई पर्टिकुलर चीज कम हो रही है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे रिप्लेस्ड अपॉन टोटल है, यहाँ पे परसेंटेज है। परसेंटेज में भी क्या होता है, जितना ब्याज मिला एक साल का डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल, वही तो होता है। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल है, इस वजह से ये फॉर्मूला हमने सीख लिया। इसका यूसेज भी आगे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही बार ऑपरेशन हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन को अपन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक कंटेनर है, उसमें दो लिक्विड है A और B और उनका रेशियो देके रखा हुआ है 7:5। आपने मिक्सचर में से 9 लीटर निकाल लिया और उसको B से रिप्लेस कर दिया। अब जो रेशियो है वो है 7:9 का। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड वाज कंटेन इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में कितना लिक्विड था उस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो दो टाइप के लिक्विड्स थे A और B, जिनका स्टार्टिंग में जो रेशियो था वो था 7:5। 7:5 हुआ क्या? हुआ बस ये कि हमने एक स्टेप किया, स्टेप वन में हमने इस पूरे मिक्सचर में से 9 लीटर बाहर निकाल लिया। तो हमने इस पूरे मिक्सचर में से 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल लिया। तो जो 9 लीटर मिक्सचर बाहर गया होगा, क्या इसमें से सिर्फ लिक्विड A निकला होगा या फिर क्या इसमें से सिर्फ लिक्विड B निकला होगा? लिक्विड A भी निकला है और लिक्विड B भी निकला है, दोनों का मिक्सचर निकला है। अब सवाल उठता है कि कितना कितना निकला होगा। सो वो आंसर हमने पहले ही देख लिया था पिछले क्वेश्चन में कि भैया टोटल में से अगर 10%, पिछले क्वेश्चन में यदि आप टोटल में से 10% निकाल रहे हो तो इसका भी 10% निकलेगा और इसका भी 10% निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करेंगे। टोटल का जितना परसेंट जा रहा है उतना ही परसेंट इसका भी जाएगा, उतना ही परसेंट इसका भी जाएगा। सो रेशियो वाइज भी अगर हम बात करें तो रेशियो भी तो यही कहता है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, रेशियो बराबर होगा। यानी टोटल अगर मान लो ये 100 लीटर था तो 100 लीटर में 7:5 का रेशियो था। अगर मैं इस 100 लीटर में से 1 लीटर अलग से निकालता हूं तो उसमें भी A और B का रेशियो 7:5 ही होना चाहिए। यही तो प्रोपोर्शनैलिटी होती है। सो जो 9 लीटर बाहर निकला, इसमें भी A और B का जो रेशियो होगा, वो 7:5 ही होगा। सो स्टेप 1 करने के बाद यहां पे जो बच गया था, स्टेप 1 करने के बाद यहां पे जो मिक्सचर बचा था रिमेनिंग, इसमें A और B का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट, ये मिश्रण भी 7:5 के रेशियो में ही होगा। ये जो रिमेनिंग बचा है वो भी A और B 7:5 के रेशियो में ही होगा। अब फाइनली क्या हुआ? फाइनली हमने
बी ऐड कर दिया, बी ऐड करने के बाद फाइनल जो रेशियो बन के आ गया वो कितना बन के आ गया 7:9। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन था ये कितने लीटर का था, ये जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन था ये कितने लीटर का था। ठीक है, ये फाइनली हमने पूरे क्वेश्चन का डिसेक्शन कर दिया, पूरे क्वेश्चन को तोड़ के समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बात करें जब सोल्यूशन की, रेशियो दिख रहे हैं, दो या दो से ज्यादा रेशियो है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपैरिजन करना है। जरूरी कंडीशन क्या है, बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस वाले रेशियो की और इस वाले रेशियो की, इधर पे टोटल जितने भी लीटर होगा, टोटल जितने भी लीटर होगा उसमें से 9 लीटर कम यहां पे होगा, उसमें से 9 लीटर कम यहां पे होगा। तो क्या टोटल बराबर आ रहा है ऊपर और नीचे? नहीं आ रहा। जितने भी लीटर ए होगा उसमें से भी कुछ बाहर निकल गया यहां पे, तो क्या ए बराबर होगा? नहीं होगा। क्या बी बराबर होगा? नहीं होगा। हाँ, इनका प्रपोर्शन है, इनका प्रपोर्शन है, यानी स्टार्टिंग में जो ए और बी का रेशियो है, बीच में भी ए और बी का रेशियो वही रहेगा। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? रेशियोज बराबर होने चाहिए। यानी जब स्टार्टिंग में 100 लीटर था तो इस 100 लीटर में ए और बी का जो भी रेशियो था, जो भी रेशियो, 9 लीटर निकाल लिया यानी 91 लीटर्स, इन 91 लीटर्स में भी ए और बी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो बराबर आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी ये कहती है। लेकिन क्या ए की मात्रा इस वाले ए की मात्रा के बराबर हो सकती है? भाई 100 लीटर में जितना ए था और 91 लीटर में जितना ए था वो बराबर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ए और बी का रेशियो इन 100 लीटर में और ए और बी का रेशियो इन 91 लीटर्स में ये बराबर है। ना ए की वैल्यू बराबर है ना बी की वैल्यू बराबर है। सो रेशियो में बेस सेम करने के लिए जो बराबर हो उसे बराबर बनाओ। तो यहां पे तो बराबर है नहीं, तो मैं बराबर बनाऊं कैसे? ठीक है, मैं नीचे वाले रेशियो पे देखता हूं। नीचे वाले रेशियो में 7:5 का रेशियो था और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बी ऐड किया। इसमें मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ बी ऐड किया। तो इस पर्टिकुलर केस में टोटल तो बराबर नहीं होगा क्योंकि टोटल तो वापस बढ़ गया, लेकिन ए की जो भी टोटल वॉल्यूम होगी वो बराबर डेफिनेटली होगी। क्यों भाई? सिंपल सी बात है। 100 लीटर्स था, मैं मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं 100 लीटर्स था। इस 100 लीटर्स में से मैंने 9 लीटर्स मिक्सचर निकाल लिया, तो यहां पे बचा 91 लीटर्स। अब बोला गया है उतना ही मैंने बी डाल दिया, तो 91 में फिर से मैंने 9 लीटर का बी डाला, तो अगेन मिक्सचर जो हो गया वो 100 लीटर्स का हो गया। लेकिन अभी मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे 91 है, यहां पे 100 है, बी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ए थोड़ी ना बढ़ा होगा। ए तो उतना ही होगा जितना होगा। गेटिंग इट? क्योंकि ए उतना ही होगा जितना होगा, तो रेशियो वाइज भी ए सेम होना चाहिए। क्या रेशियो वाइज ए सेम है? हाँ, सेम है। इसका मतलब इन दोनों रेशियोज का बेस बाय डिफॉल्ट कैसा है? बराबर है। क्योंकि इन दोनों रेशियोज का बेस बाय डिफॉल्ट बराबर है, तो हम लोग सीधा इनमें ऑपरेट कर सकते हैं। यहां 5 पार्ट्स थे, यहां 9 पार्ट्स आए, बढ़े कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। और एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला है कि मैंने बी कितना डाला? जितना इधर से टोटल निकाला था। टोटल मैंने 9 लीटर निकाला था, तो 9 लीटर बाहर गया, तो 9 लीटर ही बी अंदर आया होगा, यानी रेशियो के 4 पार्ट की वैल्यू 9 लीटर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड वाज कंटेन्ड इनिशियली। तो मैं भले यहां निकाल लूं चाहे यहां निकाल लूं, जहां से निकालना निकाल सकते हो। टोटल सोल्यूशन कितने का आ रहा है? 12 पार्ट्स का आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट की वैल्यू 9 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 9/4 और 12 पार्ट्स की वैल्यू 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4 से कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, यानी 27 लीटर्स। ये 12 पार्ट कौन से रेशियो की बात चल रही है? यहां पे पूरा क्वेश्चन का कैच है। ये जो 12 पार्ट्स हैं ये बीच वाले रेशियो की बात चल रही है। आप ये भी कह सकते हो कि सर 12 पार्ट्स तो ऊपर भी है, मान रहा हूं मैं 12 पार्ट्स ऊपर है, लेकिन ये जो रेशियो का हमने बेस निकाला था वो इन दोनों रेशियोज का बेस निकाला था, ना कि इस रेशियो का। इस रेशियो को तो अभी हमने यूज ही नहीं किया, इसको तो हमने साइड रखा हुआ है। सो जो रेशियो का बेस निकल रहा है वो इन दोनों रेशियोज का बेस निकल रहा है, ना कि ऊपर वाले रेशियोज का। तो यहां पे जो 12 पार्ट्स हैं वो सिर्फ इसके पास है। 12 पार्ट्स की वैल्यू 27 लीटर है, यानी इधर पे जो टोटल आ रहा है वो 27 लीटर्स का आ रहा है। और वो 27 लीटर्स कैसे आया था? वो 27 लीटर्स आया था जब यहां के टोटल से मैंने 9 लीटर निकाल दिया था, उसके बाद आया था। तो ऊपर टोटल कितना होना चाहिए? 27 में 9 लीटर ज्यादा, यानी 36 लीटर्स का टोटल होना चाहिए। गेटिंग इट? यहां तक समझ में आ रहा है? तो 36 लीटर्स का टोटल होना चाहिए था। अब एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये था
एक और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कई लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा, अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व की होंगी सारी चीजें तो डेफिनेटली कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो तरीका क्या होना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। हमें स्टार्टिंग में बताया था कि ए और बी इसका जो रेशियो देके रखा था बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, वो देके रखा हुआ था हमें 7:5 का। इसमें से हमने 9 लीटर बाहर किया, अब ये 9 लीटर बाहर हुआ, इस 9 लीटर में कुछ पार्ट ए का भी गया होगा, कुछ पार्ट बी का भी गया होगा, जाहिर सी बात है। तो 9 लीटर के टोटल पार्ट्स कितने करे गए होंगे, 12 पार्ट्स, क्योंकि 7:5 के रेशियो में ही गया होगा जो भी बाहर गया होगा। 12 पार्ट्स 9 लीटर के बराबर थे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 9/12 लीटर्स। और अगर मैं जानना चाहूं कि मेरा ए कितना बाहर गया होगा, तो ए की वैल्यू निकल के आ रही है जितना ए बाहर गया होगा, दैट इज 7 पार्ट्स विच इज इक्वल्स टू 9/12 इंटू 7, इतना मेरा ए बाहर निकला होगा। और अगर मैं बात करूं बी की, कि बी कितना बाहर निकला होगा, तो बी मेरा निकला होगा 5 पार्ट्स, यानी कि 9/12 इंटू 5, इतना मेरा बी बाहर निकला होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हमने 9 लीटर बाहर निकाल लिया, उसके बाद हमने 9 लीटर वापस मिक्सचर में ऐड किया, तो फाइनली मिक्सचर का जो रेशियो बन के आ गया वो कितना बन के आ गया, 7:9 का। अब ना तो ए कांस्टेंट होना है, क्यों ए कांस्टेंट नहीं होना, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना ए था 9 लीटर में कुछ ए बाहर जा चुका है, तो ए तो बराबर नहीं होना, और ना ही बी बराबर होना है, क्योंकि जितना बी था इसमें से कुछ पहले तो बाहर गया, फिर अपन ने 9 लीटर बी और ऐड किया, तो इफेक्टिवली बी भी सेम नहीं होना। बट एक ऐसी चीज है जो दोनों पे ऊपर और नीचे बराबर है, वो क्या, टोटल ऊपर 12 पार्ट्स था, इसमें से 9 पार्ट्स बाहर चले गए, लेकिन आपने 9 लीटर जब वापस अंदर डाला, 12 पार्ट्स में से 9 लीटर बाहर गया, जब आपने 9 लीटर वापस अंदर डाला तो आपके 16 पार्ट्स हो गए। होना तो उतना ही चाहिए ना भाई, वॉल्यूम पहले अगर मान लो 100 लीटर का था, तो 100 लीटर में से 9 लीटर निकला, यानी 91 लीटर्स बचा। अब 91 लीटर्स में जब आप फिर से 9 लीटर्स डाल रहे हो, तो वापस 100 का 100 ही होना चाहिए ना। तो यहां से हम लोग अगेन रेशियोज का बेस सेम कर सकते हैं बाय टोटल को सेम करके। तो 12 और 16, इसका एलसीएम कितना होता है, 48। ऊपर 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और नीचे 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नीचे 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नए रेशियोज ऐसे केस में क्या निकल के आ जाएंगे, 4 टाइम्स 7 इज 28, 4 टाइम्स 5 इज 20, और टोटल तो आ रहा है 48 का। 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 9 इज 27, और टोटल तो निकल के आ रहा है 48 का। यानी स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ए और बी का रेशियो था 28:20, और फाइनली अगर मैं बात की करूं तो फाइनल में ए और बी का रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21:27। ठीक है, जिसमें से मैं बी को कंप्यूट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बी पहले तो कुछ लीटर्स बाहर गया है और उसके बाद 9 लीटर्स अंदर आया है। कंप्यूट किया जा सकता है, बहुत टेक्निकल और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन ए को मैं देख सकता हूं। 28 पार्ट ए था, अब 21 पार्ट बचा है, गया कितना ए बाहर, इस रेशियो के हिसाब से ए जो बाहर गया है वो गया है 7 पार्ट्स। और यदि मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात करूं कि लीटर्स में ए कितना बाहर गया था, तो वो मैंने यहां पे निकाल के रखा हुआ है। तो 7 पार्ट की वैल्यू 9 इंटू 7/12 इतने के बराबर है। 7 पार्ट ए बाहर जा रहा है और मैंने यहां पे निकाल के रखा था कि ए कितना बाहर निकला होगा एक्चुअल वॉल्यूम में। तो ए 7 पार्ट, इसकी वैल्यू ए जितना बाहर निकला एक्चुअल वॉल्यूम में आ रही है 9/12 इंटू 7। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 9/12। एक पार्ट की वैल्यू 9/12 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में निकालो चाहे लास्ट में निकालो, टोटल तो सेम था, टोटल तो चेंज हुआ नहीं, जो कि है 48 पार्ट्स का। तो 48 पार्ट्स का टोटल, एक पार्ट की वैल्यू अगर 9/12 है तो 48 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, 48 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। 12 के टेबल में 48 आ जाएगा, 4 टाइम्स में 4 9 36 लीटर्स, यानी स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन रहा होगा वो 36 लीटर का रहा होगा। सो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये भी था। इसको मैं प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे कई लोग जाके ना गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, पीपल ट्राई टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 9/12 था, 3/4 दिख रहा है, 7 को 3/4 से 21/4 यानी कि 5.25 ये वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो और वहां गलतियां करते हो।
हमें एग्जाम में कई बार नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में ही लिख के छोड़ देना चाहिए, लास्ट में जाके वो सब कैंसिल आउट हो जाता है। बट वो कब समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना, वो शेयर प्रैक्टिस है, वो शेयर प्रैक्टिस है एंड द नॉलेज कि मैंने कितनी बार कितने तरीकों को प्रैक्टिस किया हुआ है। अगर आपने ये तरीका कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा तो गलती करना बिल्कुल पॉसिबल है। वेरेज अगर आपने इसको बार बार प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि यार यहां पे जाकर के मैं फंस सकता हूं इस तरीके में, सो बेटर नॉट ट्राई। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 liters are drawn from a cask full of wine and is then filled with water. ठीक है, this operation is performed 3 more times. The ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of water is 16:65. How much wine did the cask hold originally? ठीक है, सो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि एक बर्तन था, कास्क यानी एक बर्तन था, उस बर्तन में पहले पूरी पूरी वाइन थी, पूरी पूरी वाइन ही थी, ब्रिम तक वाइन से भरा हुआ। कर क्या रहे थे आप, 8 लीटर्स इसमें से निकाल ले रहे थे, इसके अंदर आप पानी डाल दे रहे थे। 8 लीटर वाइन बाहर निकली, 8 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया। और ये ऑपरेशन आपने कितनी बार किया, आपने 3 more times, यानी टोटल कितनी बार किया है, 4 बार किया है। तो फाइनली कास्क में बोला गया है वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65, यानी वाइन जो है 16 है और वाटर कितना है 65 है, ये रेशियो हमें देके रखा हुआ है। हमसे पूछा गया है कि कास्क की ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, ओरिजिनल कितने लीटर्स का कास्क था। ठीक है, सो क्या ये इस क्वेश्चन के पिछले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उस फॉर्मूला की लाइन पे है ये क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि हम सीधा फॉर्मूले पे लेके जाएं, फॉर्मूले से सॉल्व करें। कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल, फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल इन ब्रैकेट 1 माइनस रिप्लेस्ड, जितना भी आप रिप्लेस कर रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल की पावर n, जितनी बार आपने ऑपरेशन किया है। सो मैंने एक चीज बोली थी कि इनिशियल या फाइनल जो भी आपको दिया हुआ हो वहां पे पुट आप वही चीज करोगे जो एक्चुअली में कम हो रही है, जो एक्चुअली में कम हो रही है। तो यहां पे कम क्या हो रहा है, वाइन कम हो रही है, तो यहां पे हम पुट क्या करेंगे, वाइन की वैल्यू पुट करेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज कि यहां पे रेशियो का फॉर्म दिया है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रेशियो का फॉर्म आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको नहीं पता बेस सही है कि नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर केस मैं सलाह यही दूंगा कि रेशियो का फॉर्म डायरेक्ट ना लेकर के आप फ्रैक्शनल वैल्यू लें। तो वाइन की फ्रैक्शनल वैल्यू 16 वाइन है अपॉन फ्रैक्शनल यानी पूरे से कंपेयर करना, फ्रैक्शन यानी पूरे से कंपेयर करना, तो 16 अपॉन टोटल पूरा सोल्यूशन कितना है 16 प्लस 65 यानी टोटल सोल्यूशन आ रहा है 81। टोटल सोल्यूशन 81 है जिसमें से 16 वाइन बची हुई है, ये वाइन की आ गई फ्रैक्शनल वैल्यू। अब जब स्टार्टिंग की बात करें बिल्कुल इनिशियली, तो इनिशियली क्वेश्चन में बताया था कि उस कास्ट में सिर्फ वाइन थी, सिर्फ वाइन थी यानी 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 1, तो पूरी की पूरी वाइन थी यानी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस रिप्लेसमेंट मैंने जितनी भी बार किया 8 लीटर का ही मैंने रिप्लेसमेंट किया है, 8 लीटर का मैंने ही रिप्लेसमेंट किया है अपॉन टोटल सोल्यूशन नहीं पता। यही हमारा क्वेश्चन है कि टोटल कास्ट कितना सोल्यूशन होल्ड कर सकता था, यही हमारा क्वेश्चन है। और ये ऑपरेशन कितनी बार हमने किया है, टोटल 4 बार हमने किया है। अब ये 4 इधर पे पावर है, जब ये इस साइड जाएगा तो इधर पे फोर्थ रूट ऑफ 16/81 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन टोटल, इसके बराबर बन जाएगा। अब फोर्थ रूट 2 16 दिख रहा है, 2 की पावर 4 में आता है, तो 16 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा 2, और 81 हमें पता है 3 की पावर 4 में आता है, तो 81 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा 3। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर्थ रूट जैसे ही रिमूव करेंगे तो 16 की जगह आ जाएगा कितना 2 और 81 की जगह कितना आ जाएगा 3। सो 2/3 इस पूरे की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन टोटल। 8 अपॉन टोटल इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, 2/3 उधर जाकर के माइनस, 1 में से 2/3 चला गया तो बचा कितना 1/3, तो 8 अपॉन टोटल इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से जैसे ही हम, तो टोटल की वैल्यू निकल के आती है 3 इंटू 8 यानी कि 24 लीटर का स्टार्टिंग में सोल्यूशन रहा होगा।
24 लीटर का स्टार्टिंग में सोल्यूशन रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एज फार एज फॉर्मूला पता है, उसको यूज कैसे करना है पता है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेडर हैज 1600 किलोग्राम ऑफ शुगर, ही सेल्स अ पार्ट एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट पार्ट एट 12% प्रॉफिट। इफ ही गेन्स 11% ऑन द होल देन फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 12%। देखो टोटल उसके पास था 1600 किलो, टोटल कितना था 1600, इसमें से कुछ हिस्सा उसने बेचा 8% के प्रॉफिट पे और कुछ दूसरा हिस्सा उसने बेचा 12% के प्रॉफिट पे, और टोटल पूरे के पूरे पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 11% का प्रॉफिट। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इस 1600 पे पूरा का पूरे पे 11% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये एवरेज प्रॉफिट है, कह सकते हैं, क्योंकि ये 11% का प्रॉफिट, इसमें से 1 किलो निकालोगे उस पे भी होगा, 2 किलो निकालोगे उस पे भी होगा, पूरे के पूरे 1600 किलो पे 11% का ही प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो एवरेज वही तो होता है, एक ऐसी वैल्यू जो सब में बराबरी से बटी हुई हो। तो ये 11% जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज मुझे पता है 8% और 12% की कुछ कुछ वैल्यूज मिक्स करके बनाया है, ये भी मुझे पता है। क्या ये क्वेश्चन सिंपल एलिगेशन वाला क्वेश्चन बन के आ गया? अब क्योंकि बात करी गई है किस चीज की, बात करी गई है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है किस पे निकाला जाता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, इस पे निकाला जाता है। तो यहां से जो रेशियो निकल के आना चाहिए कायदे से, लॉजिकली, वो रेशियो किस चीज का निकल के आना चाहिए? कॉस्ट प्राइस का। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले एलिगेशन करते हैं। 12 में से 11 माइनस किया, रेशियो कितना? 1। 11 में से 8 माइनस किया, रेशियो कितना? 3। सो फाइनली जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1:3। यानी इस 1600 किलो में से, इस 1600 किलो में से टोटल 4 पार्ट्स किए गए, 4 पार्ट में से एक पार्ट बेचा हमने 8% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो 3 पार्ट्स थे वो बेचे हमने 12% के प्रॉफिट पे। लेकिन एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में घूम सकता है, आप सबके मन में घूम सकता है, वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये रेशियो तो कॉस्ट प्राइस का होना चाहिए, और आप यहां पे लेके चल रहे हो 1600 केजीज को, इसको आप क्यों 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हो? तो इसको मैं क्यों 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, आइए समझ लेते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा 1 केजी जो है, 1 केजी जो है वो 10 रुपीज का था। 1 केजी कितने का था? 10 रुपीज का था। तो 1600 केजी मेरा कितने का होना चाहिए? 1600 केजी मेरा कितने का होना चाहिए? 16,000 रुपए का। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं 1 किलो कितने का था? 10 रुपए का। तो 1600 केजी कितने का होना चाहिए? तो 16,000 रुपए का। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो रेशियो है 1:3, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो होना चाहिए, यानी टोटल 16,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी जो कि 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगी। यानी 4 पार्ट्स की वैल्यू, 4 पार्ट्स की वैल्यू 16,000 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,000 के बराबर, और 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 12,000 के बराबर। यानी 12% के जब प्रॉफिट पे मैंने बेचा था, वो जितना भी आइटम था, जितने भी केजी था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी? 12,000 रुपए थी। और 8% के प्रॉफिट पे जितने भी केजीज मैंने बेचा होगा, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, केजीज नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी रुपीज में वैल्यू पता है कि रुपीज वो कितने का होगा? 4,000 रुपए का होगा, 4,000 रुपए का होगा। अब हमने अज्यूम क्या किया था? 1 किलो कितने का है? 10 रुपए का। यदि 1 किलो 10 रुपए का है तो 4,000 रुपए के टोटल केजीज कितने आएंगे? 400 केजीज। और यदि 1 किलो 10 रुपए का है तो 12,000 रुपए के टोटल केजीज कितने आएंगे? 1,200 रुपए आएंगे। यस और नो? हाँ या ना? अब यहां से अगर हम देखें तो जो रुपीस का रेशियो था 4,000 और 12,000, इसका रेशियो कितना है? 1:3। और वही तो केजीज का भी रेशियो निकल के आ गया 1:3। वही तो केजीज का भी रेशियो निकल के आ गया 1:3। सो यहां पे सीधी सीधी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या? कि 1 किलो के दाम अगर फिक्स है, 1 किलो के दाम अगर फिक्स है, तो आप 2:3 के रेशियो में मिक्स करो, भले आप 4:6 करो, चाहे आप 8:12 करो, जो भी करो, दाम का रेशियो और वेट का रेशियो सेम ही रहने वाला है। दाम का रेशियो और वेट का रेशियो सेम ही रहने वाला है। सो वही लॉजिक यहां पे भी लगेगा। तो यहां पे जो भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही इसका
वेट का भी रेशियो होगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट चलेगा। और हम लोग इसको इतना लंबा ना जा करके सीधा डिवाइड कर सकते थे कि 4 पार्ट्स की वैल्यू 1600, एक पार्ट की वैल्यू 400 और 3 पार्ट की वैल्यू 1200, यानी 400 किलो यहां बेचे होंगे और 1200 किलो यहां बेचे होंगे। हमसे पूछा है कितनी क्वांटिटी बेची गई थी 12% के प्रॉफिट पे, तो 12% के प्रॉफिट पे हमने 1200 किलो बेचे होंगे। सिंपल। मूविंग ऑन, some amount out of rupees 7,000 was lent at 6% per annum and the remaining was lent at 4% per annum. If the total simple interest earned from both the transaction in 5 years was 1600, then find the sum lent at 6% per annum. अब ये बेसिकली ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि हम और कहाँ का यूज कर पा रहे हैं। सो एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन देखा, एक हम सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेरे पास टोटल 7,000 रुपए थे, है ना। 7,000 में से मैंने कुछ हिस्सा जो है वो 6% पर एनम, 6% पर एनम, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो कि कैसे निकाला जाता है? जितना भी इंटरेस्ट मिला हो डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, जितना भी इंटरेस्ट मिला हो डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। लेकिन शर्त ये है, ये जो इंटरेस्ट है ये 1 साल का होना चाहिए। ये जो इंटरेस्ट है ये 1 साल का होना चाहिए, तभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहां पे क्वेश्चन में क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट वही तो होता है भाई, कि अगर मैं 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं, यानी 1 साल में 5% दूंगा, वही होता है ना पर एनम वाला। सो यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो इंटरेस्ट 1 साल में जो मिला है डिवाइडेड बाय टोटल प्रिंसिपल जितना रखा था मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा हुआ है कि 7,000 में से मैंने कुछ हिस्सा जो स्कीम ए में मान लो डाला था, स्कीम ए मुझे इसका दे रही थी 6%, 6% पर एनम, साल का दे रही थी 6%, और स्कीम बी जो थी वो मुझे बचे हुए पैसे पे 4% पर एनम दे रही थी। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज में मुझे एक्चुअल वैल्यू दे दी है। क्या वैल्यू दे दी है? मुझे 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1600 रुपए का ब्याज मिला। कितने सालों में मिला है ये 1600? 5 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो मुझे 1 साल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो 1 साल की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ रही है भाई? 1600 मुझे ब्याज मिला 5 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना? 1600 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 320। ये जो 320 रुपए का मुझे ब्याज मिला ये मेरे पूरे के पूरे प्रिंसिपल पे था। जो पार्ट मैंने 6% पे रखा था उसका भी, और जो पार्ट मैंने 4% पे रखा था उसका भी, सबका मिलाकर के मेरे को 320 रुपए का ब्याज मिल गया 1 साल में, यानी 7,000 का। सो अगर परसेंटेज में निकालें तो इंटरेस्ट मुझे मिला है 320 का, कितने पे मिला है? 7,000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इफेक्टिवली अगर एवरेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो ये 3 0 1 0 और ये 2 0 कैंसिल, 32/7। तो इफेक्टिवली जो मुझे इंटरेस्ट एवरेज में मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मिला 32/7% का। अब 32/7 जो है वो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, 4 पॉइंट समथिंग। 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, बीच में आना चाहिए था, आ रहा है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं। 4 में से माइनस किया तो 4 7 20, 32 में से 28 गया, बचा कितना? 4/7, 7 6 42, 42 में से 32 माइनस हुआ, बचा कितना? 10 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल। रेशियो कितना निकल के आ गया? 2:5। रेशियो कितना निकल के आ गया? 2:5। अब ये जो 2:5 का रेशियो आया है, ये किस चीज का रेशियो होगा भाई? हमने क्या मिक्स किया था? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और एवरेज में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो ये जो 2:5 का रेशियो आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन कहती है कि न्यूमरेटर में तो इंटरेस्ट है, डिनोमिनेटर में क्या है? प्रिंसिपल। सो ये 2:5 का जो रेशियो निकल के आया है वो प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आया है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ रहा है? टोटल प्रिंसिपल आ रहा है हमारा 7 पार्ट्स का, 7 पार्ट्स का टोटल प्रिंसिपल आ रहा है। और एक्चुअली में क्वेश्चन में बताया है कि 7,000 रुपए मैंने लगाए थे। 7 पार्ट की वैल्यू 7,000 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 1,000, 2 पार्ट्स की वैल्यू 2,000 और 5 पार्ट्स की वैल्यू 5,000। सो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा है कि 6% पे मैंने कितना पैसा रखा था, तो 6% पे मैंने 2 पार्ट रखा था, यानी कि 2,000 रुपए मैंने रखा था। आई होप समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता था, एक तरीका और हो सकता था।
अगेन वो डेप्थ वाली बात हो गई कि कितना हम डीपली इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं। सो हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भैया 5 साल में मुझे जो ब्याज मिला है, 5 साल में मुझे 1600 रुपए का ब्याज मिला। 1600 रुपए का ब्याज मिला मुझे कितने साल में? 5 साल में। तो 1 साल का जो मेरा ब्याज निकल के आ गया वो आ गया 320 रुपए। सो 1 साल का दोनों तरफ से मिला करके जो मुझे ब्याज मिल रहा था वो मिल रहा था 320 का। अब जो पैसा मैंने 6% पे रखा था, जो पैसा मैंने 6% पे रखा था, अगर मैं 7000 में से सिर्फ उतना पैसा नहीं रख के पूरा का पूरा 7000, पूरा का पूरा 7000 ही 6% पे रखता तो 7 6 42 और 1 0 420 रुपए का मुझे ब्याज मिल जाता, अगर मैं पूरा का पूरा पैसा 6% पे रखता। और वाइस वर्सा अगर मैं पूरा का पूरा पैसा 4% पे रखता तो मुझे 1 साल का 7000 पे 280 रुपीस का ब्याज मिल जाता। यानी मुझे मैक्सिमम ब्याज कितना मिल सकता था? 420 का। मिनिमम ब्याज कितना मिल सकता था? 280 का। मैंने किसी रेशियो में इनको मिक्स किया तो मेरा जो एवरेज ब्याज निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 320 रुपए का। 320 रुपए का ब्याज पर एनम मेरा निकल के आ गया। सो अब यहां से मैं एलिगेशन लगा लूं, 320 में से 280 माइनस किया 40, 420 में से 320 माइनस किया 100, रेशियो निकालना चाहा 20 से कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, 20 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, रेशियो अगेन कितना निकल के आ गया? 2:5 का। रेशियो अगेन कितना निकल के आ गया? 2:5 का। सो आप चाहें तो आप परसेंटेज पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रू वैल्यू पर भी कैलकुलेशन कर सकते थे, इंटरेस्ट की ट्रू वैल्यू पर। बट एक चीज जो ध्यान रहनी है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। यहां पे जो ब्याज है वो मुझे 5 साल का है और मैं इधर से जो ब्याज निकाल रहा हूं वो 1 साल का निकाल रहा हूं, 1 साल का। तो उस 5 साल वाले ब्याज को या तो 1 साल पे ले आओ या इन 1 साल वाले ब्याजों को 5-5 साल पे ले जाओ, तो भी लगाओगे तो भी आंसर वही का वही आएगा।